नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है, दिल्ली पुलिस के जो भी चार ही पेपर हैं, उनमें कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसको अपन चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यू टीपीओ, एचसीएम और ड्राइवर, तीनों चारों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि अपने जो शॉर्ट नोट्स थे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती है, जो फैक्चुअल चीज़ें हो सकती है, वो सारी की सारी इसमें ऐड की गई है। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और इसको अपन क्विकली रिवाइज कर लेंगे, इससे ताकि अपना कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रहे जो इन जनरल आज पहुँच ली जाती है और अपने को याद नहीं रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो आए थे आपके 1940 से लेकर के 1956 के बीच में आए थे। इनमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, ये आप ध्यान रखो कि पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता डायरेक्टली कि वैक्यूम ट्यूब जो है किस किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। तो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इस तरह के होते थे। ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब टीवी जैसा होता था पूरा पूरा, है ना, उस तरह का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड जो जनरेशन आई थी आपके 1956 1956 से लेकर के 63 के बीच में। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसके बाद आपकी थर्ड जनरेशन आती है। थर्ड जनरेशन आई थी आपकी 1964 से लेकर के 71 के बीच में। ठीक है, इसमें आपका आईसी आईसी जिसे इंटीग्रेटेड चिप भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल का होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आती है आपकी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आई थी 1971 से। ठीक है, इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करने लगा आ गया था। और आपकी जो आती है फिफ्थ जनरेशन, जो आज की आज और आने वाली जो भी जनरेशन है वो कौन सी होंगी? वो सारी की सारी फ्यूचर जनरेशन होंगी। ठीक है, या फिफ्थ जनरेशन कह सकते हो उसको। आर्टिफिशियल का ज़माना है वो, आप आज आपका फ्यूचर जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, नाउ इसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री की चर्चा करें अपन, तो हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले चीज़ आती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, है ना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप देखोगे कि सबसे पहले जो एक चीज़ बनी वो एबिकस। एबिकस नाम का एक इस तरह की डिवाइस होती थी जिसमें ऐसे गोले बने हुए होते थे। आपने देखा होगा उसका फोटो कई बार। तो उस तरह की एबिकस, वो पहला जो है डेवलपमेंट हुआ था, एबिकस को बनाया गया था। फिर इसके बाद नेपियर बोन्स से एक डिवाइस बनी जिसको जो दशमलव में गणनाएं कर सकती थी। 1617 के आसपास की बात है ये। ठीक है, इसके बाद आपका ब्लेज पास्कल, इसको पास्कलाइन भी बोलते हैं, जो 1617 से लगभग ऑलमोस्ट अपन 30 साल आगे जाएं तो 1642 के आसपास की बात है ये। 20-25 साल ऐड कर दें तो 1642 पहुंच जाएंगे। ये ब्लेज पास्कल एक ऐसा डिवाइस था जो कि आपका प्लस गुण जोड़ बाकी और गुणा भाग ये चीज़ें कर सकता था। जोड़ बाकी और गुणा भाग ये चीज़ें कर सकता था। आपका नेपियर बोन्स दशमलव वाली जो गणनाएं होती थी वो कर सकता था। इसके बाद आपका आता है इसके बाद आता है जेकार्ड लूम। ये पंच कार्ड होता था बेसिकली। पंच कार्ड आपका 1801 में डेवलप किया गया। 1801 में डेवलप किया गया। इसके बाद आपके कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ने 1822 में जो आपका आज का कंप्यूटर है उसको ऑलमोस्ट उस तरह का रूप दिया था, है ना। ऑलमोस्ट वैसा नहीं था बट ठीक ठीक आज के कंप्यूटर से सिमिलर था। तो आज जैसा अपन देखते हैं, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक भी इनको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट है जो हैंड रिटन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मार्क फर्स्ट क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। मार्क फर्स्ट दुनिया का पहला लाइट से चलने वाला कंप्यूटर था, है ना। और ओनर ऑफ द कंप्यूटर किसको किसको बोलते हैं? बिल गेट्स को जो है ओनर ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ओनर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? बिल गेट्स को। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको बोलते हैं? एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग को। ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, 3 फैक्ट आप यहाँ ध्यान रखेंगे। 1946 में आपकी पहली जनरेशन आई जिसमें आपका कैथोड रे जो ट्यूब वो इस्तेमाल होती थी। 1956 में आपके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। 1964 में आपका आईसी का इस्तेमाल होने लगा। 1971 से आपका वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किल, और 1989 से आपका अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किल इसका इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन, तो ये जो मॉनिटर होता है, बात बेसिकली आपका छोटा सा फोटो बना हुआ है यहाँ पे, है ना, आप देख पा रहे होंगे। इसकी खोज किसने की थी? ये फर्डिनांड ब्राउन 1897 में आपका मॉनिटर की खोज की गई। ये जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लोथम सोल ने 1868 में 1868 में। आपका जो माउस है ये डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। डगलस एंजलबर्ट ने 1968 में आपका जो है ये बना है माउस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपके 2 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एप्लीकेशन कंप्यूटर और साइज वाले कंप्यूटर, है ना। साइज इसके डिफरेंट साइज होती है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं?
एनालॉजी और डिजिटल। एनालॉजी कंप्यूटर आपके तरंगों पे काम करते हैं ना, ये बेसिकली साइंस लेबोरेटरीज में काम आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डिजिट्स पे काम करते हैं, 1 और 0 पे काम करते हैं। एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो ईसीजी मशीन होती है आपकी हाइब्रिड होती है ना। पेट्रोल पंप पे जो आपके जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो भी आपका क्या होता है, पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर लगा था वो भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, 1 का मतलब कंप्यूटर में ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन साइज़ की बात करें तो साइज़ के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से, जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ें होती है ना, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल जो यूज़ के लिए जो कंप्यूटर होते हैं उस तरह के, डेस्कटॉप या पीसी, लैपटॉप, पाम टॉप, वर्क स्टेशन, ये भी आपके इस तरह के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर में कौन से आएंगे, प्रोसेसर है ना, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हो, और बैंकिंग में जो काम आने वाले होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं, जो आपके बैंक्स में लगे होते हैं वो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो सर्वर कंप्यूटर होते हैं, उसको भी अपन कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर तो जो गणितीय ज़्यादा बड़ी गणनाएं करने के काम आते हैं उनको आप सुपर कंप्यूटर बोलते हो, ठीक है। इसके बाद अगर कंप्यूटर पद्धति की बात करें, कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या होती है, देखो कंप्यूटर में क्या होता है, एक इनपुट दिया जाता है, ठीक है, एक इनपुट दिया जाता है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसके बाद आउटपुट निकल जाएगा। तो ये कंप्यूटर का ग्राफ होता है बेसिक काम करने का, है ना। ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसके बाद सूचना जो होती है वो आपकी आउटपुट होती है, जो सूचना होती है ना वो क्या होती है, आपकी आउटपुट होती है। बट समटाइम्स इट कैन बी इनपुट टू, है ना, सूचना आउटपुट होती है मैक्सिमम टाइम पे, बट वो इनपुट भी हो सकती है। इसके बाद चौथी चीज़ कंप्यूटर की कार्यपद्धति पर बात करें तो स्टोरेज। स्टोरेज दो टाइप की होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। रैम, रोम और कैशे मेमोरी। रैम, रोम और कैशे मेमोरी आपकी क्या होती है, प्राइमरी स्टोरेज में आती है। प्राइमरी प्राथमिक मेमोरी जो होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है रैम, रोम और रैम, रोम और जो कैशे मेमोरी होती है आपकी, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क वगैरह वगैरह आती है ना। स्टोर इन फॉर्म ऑफ, जो कंप्यूटर अपने डाटा को स्टोर करता है वो 0 और 1 के फॉर्म में करता है। लो लेवल लैंग्वेज में जो है मशीनी भाषा में कंप्यूटर जो है डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें जो कभी कभी पूछ ली जाती है कि तो ये इसकी विशेषता होती है कि ये फास्ट होता है, ये सेकंड्स में मापता है चीज़ों को, ठीक है। इसकी इकाई होती है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड्स। ये कई बार ये जो शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जैसे हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में मापता है ना। CPU की जो स्पीड होती है वो किस में होती है, हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में, ये आप देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर की स्पीड होती है वो जो प्रोसेसर जिस यूनिट में मापता है वो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड्स के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि मिली सेकंड मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो सेकंड्स का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। नैनो सेकंड्स का मतलब होता है 10⁻⁹ और पिको सेकंड का मतलब होता है 10⁻12। कभी कभी स्टूडेंट में आपको पूछेंगे कि मिली सेकंड कितना होता है, तो मिली सेकंड होता है 10⁻⁻3। माइक्रो सेकंड कितना होता है 10⁻⁶। नैनो सेकंड कितना होता है 10⁻⁹, है ना। और पिको सेकंड होता है 10⁻12, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की और विशेषताओं की बात करें तो ये एक्यूरेट होता है ना, सटीकता होती है, स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, वर्सिलिटी होती है, मतलब एक के बाद एक दूसरा काम कर सकता है। सीक्रेसी होती है, गोपनीयता कंप्यूटर में रहती है ना, प्राइवेसी की चीज़। डिलीजेंस, ये सक्षम होता है कोई भी काम करने में, कर्मठ होता है, इसको करना ही होता है। जैसे कि अपन तो इंसान एज मचल जाते हैं या फिर भावनाओं में बह जाते हैं तो काम करते नहीं करते, बट जो कंप्यूटर है वो काम करता ही करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक होता है, रिलायबिलिटी होती है इसकी, है ना। थर्ड जनरेशन में आपके IC का इस्तेमाल हुआ, फोर्थ जनरेशन में आपके VLIC और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ, और जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें अल्ट्रा लार्ज जो है इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल होने लगा था। ये मैंने आपको 3 बार इस चीज़ को रिपीट में कर चुका हूँ, आप इसका ध्यान रखेंगे। जो थर्ड जनरेशन है उसमें IC स्टार्ट हुआ था, फोर्थ जनरेशन है उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो है सेकंड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें और ऐड करें तो वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, 2024 में जो था कैप्टन 2024, ये आपका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था ना 2024 में। भारत का सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज था वो कौन सा था, एरावत। कौन सा था, एरावत, 2023 में, ठीक है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप ये सोल्यूशन निकालता है। कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ये आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता चीज़ों को, है ना। कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको जो डाटा दिया जाता है उसके अनुसार वो जजमेंट देता है, तो कंप्यूटर में समझ नहीं होती है, यह बात ध्यान रखेंगे। अगर कहीं स्टेटमेंट लिखा हो कंप्यूटर में अपनी खुद की समझ होती है, तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में अपनी समझ नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के कुछ अवयव होते हैं जैसे कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। तीसरा होता है CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और एक होती है मेमोरी यूनिट, है ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से पता लग रहा है। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट जो स्टोरेज करता है यूनिट का,
रेगुलेटरी जो है उनका स्टोरेज करता है। फिर चौथी यूनिट जो चीज़ होती है वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट रोम, रैम और कैशे मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। मैंने आपको पहले बताया मेमोरी के बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे और भी, ठीक है। इसके बाद मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड क्या होता है? कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड वो चीज़ होती है, मदरबोर्ड का मतलब जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता होगा ना, मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। कोल्ड बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कौन है? मदरबोर्ड, नहीं कि सीपीयू। आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। जो कंप्यूटर की रीड है ना, उसको अपन बोलते हैं मॉनिटर। किसके? मॉनिटर को बोलते हैं ना। इंस्ट्रक्शन कोड किसमें होता है? ग्रुप ऑफ बिट्स और स्पेशल टास्क, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है? ग्रुप ऑफ बिट्स फॉर स्पेशल टास्क, बिट्स में होता है, ठीक है। इसके बाद यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस का मतलब, ठीक है। इसके बाद लॉक कीज होती है, टॉगल कीज होती है, कैप्स लॉक कीज, कोई टॉगल कीज बोलते हैं। टॉगल कीज कौन कौन सी होती है? कैप्स, नम और स्क्रॉल लॉक। ये इसको लॉक की भी बोलते हैं आप, है ना। इसी को आप टॉगल की बोलते हो। और ये कौन कौन सी है? आपका कैप्स, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। इसके बाद एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, इनको मॉडिफायर बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हैं, ठीक है। एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल को आप मॉडिफायर कीज भी बोलते हो और कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हो, ठीक है। इसके बाद माउस में जो ये इस तरह का सिंबल बनता है ना, माउस, जब आप माउस कंप्यूटर में देखते हो तो माउस का ये जनरली सिंबल रहता है। तो इस सिंबल को बोलते हैं पॉइंटर। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंटर। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंटर। और जो इस तरह का सिंबल आता है टेक्स्ट के ऊपर जब ले जाते हो तो इस तरह का सिंबल आता है, इसको बोलते हैं आप कर्सर। इसको बोलते हैं कर्सर, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका आप, कर्सर। एक MICR, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बैंकों में जो चीज़ें होती है ना पढ़ने के लिए, वो यही चीज़ होती है। MICR का इस्तेमाल किया जाता है बैंक्स के अंदर। तो वो बैंक में चेक प्रोसेस करने के लिए जो चीज़ होती है वो MICR होती है। और MICR का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद बात करेंगे अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। बहुत बार ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन 3-4 ऑप्शन होंगे, उनमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है ना, या पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। कुछ तो ऐसी होती है जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। इनपुट भी होती है वो अपने आप में, और आउटपुट भी होती है। तो ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए इससे बेस्ट डायग्राम और कुछ हो नहीं सकता, तो इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे पहले। तो कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में कुछ चीज़ें डालता है, मतलब बाहर से एंट्री करता है कंप्यूटर के अंदर। ऑप्टिकल पेन, जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्या है? एक जो स्टाइलस मेरे पास में है, ये भी एक ऑप्टिकल पेन या स्टाइलस है, जो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर, जो आप स्कैन करते हो अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड की स्कैनिंग या बैंक डायरी की स्कैनिंग या फिर किसी चीज़ की भी स्कैनिंग होती है ना, तो भी स्कैनर होता है, वो भी इनपुट दे रहा है। बार कोड रीडर, ये भी इनपुट ले रहा है, ठीक है। ये इनपुट लेने वाला है ना, इनपुट देने वाली चीज़ है ये भी। एक जॉयस्टिक जिससे गेम खेला जाता है, वो भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नाउ इसके बाद आउटपुट डिवाइस, जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जिससे कुछ चीज़ बाहर निकल के आती है ना। जैसे कि हेडफोन से आपका क्या आता है? साउंड आता है ना, वॉइस, म्यूजिक आपको सुनने में मिलता है, और इनपुट ये भी देता है यहाँ से भी, है ना। बट फिर भी ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है जनरली। हेडफोन, ये भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूजिक आपको सुना रहा है ना, गाना आपको सुना रहा है। स्क्रीन भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि ये जो टेप जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या जिस पे ये जो पेन चला रहा हूँ मैं, ये क्या है आपकी? ये पूरा का पूरा क्या आपका? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये मुझे जो है PDF दिखा रहा है ना, शो कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट है उसको मेरे को सामने शो कर रहा है। तो ये आउटपुट डिवाइस है बेसिकली, जो पिक्चर को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसके बाद होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या करता है? ये भी आपका प्रिंट दे रहा है, मतलब प्रिंट देता है ना, यहाँ से प्रिंट देता है। तो ये क्या हो गया? आपके आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एक प्लोटर होता है, बड़े बड़े होर्डिंग जब छपवाते हो ना, तो जो एक बड़ी मशीन होती है, वहाँ से पूरा जो इतना बड़ा पूरा पोस्टर निकल के आता है, वो भी आपकी क्या होगी? आउटपुट डिवाइस होगी। एक इंकजेट प्रिंटर भी, देखो स्कैनर और प्रिंटर में इतना ही फर्क है, स्कैनर स्कैन करता है, प्रिंटर प्रिंट करके दे देता है। तो प्रिंटर सारे क्या हो गए? आउटपुट डिवाइस हो गए। स्पीकर्स जो है ऑडियो निकालते हैं ना, ऑडियो वॉइस ठीक है, साउंड का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ऑडियो स्पीकर भी क्या हो गया आपके एक तरह से? ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अब देखो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है इनके बीच वाली। ये चीज़ ऐसी है कि ये इनपुट अपने आप में इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। डिजिटल कैमरा, जैसे आपने फोटो खींचा, ठीक है, तो फोटो खींचा तो आपने इनपुट दिया, और उसी की स्क्रीन पर आप उसी को देख भी पा रहे हो, तो वो स्क्रीन आपको दिखा भी रही है, तो आपकी वो क्या होगी? आउटपुट डिवाइस भी होगी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होगी। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव में स्टोरेज किया भी जाता है और वापस इससे निकाला भी जाता है, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होगी। टच स्क्रीन, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मैं लिख भी पा रहा हूँ और इसी चीज़ को मैं देख भी पा रहा हूँ, तो ये भी आपका टच स्क्रीन भी क्या हो गया?
आउटपुट डिवाइस होगी। सीडी और डीवीडी भी क्या होती है अपने आप में, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती है, क्योंकि सीडीज में अपन कोई चीज़ भर सकते हैं, मूवी वगैरह है ना, कुछ भी चीज़ भर सकते हैं, और उसी सीडी में से अपन देख भी सकते हैं, तो दोनों काम करती है। फैक्स भी क्या हो गया, फैक्स भी आपका क्या हो गया, एक तरह का इनपुट और आउटपुट डिवाइस। फैक्स जा रहा है और फैक्स आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें इससे हो रही है, ठीक है। मोडेम, मोडेम एक ऐसी चीज़ होती है जो चीज़ों को चेंज करती है, इधर से कुछ इनपुट लिया, उसको किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करके आगे भेज दिया, तो ये भी क्या हो गया, आपकी इनपुट और आउट डिवाइस का एग्जांपल हो गई। तो इस तरह आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज करेंगे आपको पता लग जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं अपन कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज का क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर में 3 तरह की भाषाएं होती है, लो लेवल लैंग्वेज जिसको LLL बोलते हैं, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज HLL, ठीक है। तो इसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसको मशीनी भाषा भी बोलते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा भी बोलते हैं। तो मशीनी भाषा किसको बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को। असेंबली जो भाषा होती है, असेंबली भाषा बोलते हैं आपकी मिडिल लेवल की लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज में आपका 1 और 0 का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्रिएटिव इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे बाइनरी लैंग्वेज आपकी क्या है, एक मशीनी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज आपकी यूज न्यूमोनिक्स टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है। एक हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जैसा अपन बोल रहे हैं इस चीज़ को लिखा जा सकता है उसके अंदर, जैसे कोबोल, फोर्ट्रेन, बेसिक, C++, जावा, ये इस तरह की होती है, ह्यूमन लैंग्वेज के आसपास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, इंसानों की लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज किसी होती है, मशीनों की भाषा। मशीनों की भाषा कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज। इंसानों के करीब वाली भाषा कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, C++, जावा। और जो असेंबली लाइन होती है ना, न्यूमेरिक्स क्रिएट करने के लिए जो होती है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं आप, ठीक है। इसके बाद अपन मूव करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे अपन, है ना। आउटपुट डिवाइस, वापस एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। देखो आउटपुट डिवाइसेस 2 तरीके की होती है। आउटपुट या तो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल रहा है ना, या फिर आपको हार्ड कॉपी में मिल रहा है, ठीक है। हार्ड कॉपी में कौन कौन देता है, प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्स। प्रिंटर मतलब आपने प्रिंट निकाला, एक आपको पेज मिला, वो पेज आपके हाथ में है, तो ये एक हार्ड डिवाइस होगी। सॉफ्ट कॉपी जैसे कि मॉनिटर देता है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिख रहा, तो मेरे हाथ में थोड़ी आ रहा है फोटो जो दिख रहा है मेरे को सामने, या फिर जिस पे मार्कर में चला पा रहा हूँ, ये सॉफ्ट है बेसिकली, ये गायब हो जाएगा थोड़ी देर में, या सॉफ्ट है, ये हाथ में नहीं आ सकता। एलसीडी जिस पे अपन टीवी पे देखते हैं, वो पिक्चर जो है सॉफ्ट है, दिख नहीं रही है ना। एलईडी लाइट जो प्रकाश पैदा कर रहा है, ये भी सॉफ्ट है ना, इसको टच थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर ये भी आपका सॉफ्ट है। वॉइस जो आ रही है, जो मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, ये भी सॉफ्ट है, मतलब ये मोमेंट्री है, ठीक है। और जब तक है तब तक है, बाकी खत्म हो जाएगी। बाकी प्रिंटर जो पेज आपने नोट्स आपने प्रिंट किए, वो आपके पास हमेशा रहने वाले, ठीक है। प्लॉटर से जो आपका पोस्टर निकला, वो भी आपके पास रहने वाला है, तो इस तरह का। तो एक चीज़ और होती है सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, एक चीज़ की कलर कोडिंग होती है इनके अंदर। कलर कोडिंग जो हार्ड कॉपी में होती है, वो होती है CMYK एक कलर कोड होता है, CMYK, आप ध्यान रखेंगे, CMYK एक कलर कोडिंग होती है हार्ड कॉपीज़ के लिए, जो आप प्रिंट आउट लेते हैं ना अपने फोटोज़ का, तो उसमें CMYK यूज़ होता है। CMYK का फुल फॉर्म क्या होता है, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। इसके बाद जो सॉफ्ट कॉपीज़ होती है, जैसे कि ये मेरे स्क्रीन पर जो आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं, जैसे कि मैं चेंज करूँ तो यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं कलर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो कलर होते हैं, वो किस तरह की कलर कोडिंग उनमें होती है, तो इसमें केवल 3 ही होती है, RGB, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनसे 16.07 मिलियन कलर बना सकता है ये कंप्यूटर, ठीक है। 16.07 मिलियन, सॉरी, है ना। तो इतने कलर ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये कलर कोडिंग भी आप ध्यान रखेंगे। हार्ड कॉपीज में CMYK, और जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसमें RGB, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, मेमोरी यूनिट्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, हर बार पूछते हैं, और अपन सबसे ज़्यादा शुरू के 2-3 में कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखो कि सबसे बड़ी जो स्पेलिंग है ना, निब्बल, वो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है, एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। मतलब अगर मैं जमाऊँ ना, तो सबसे बड़ी जो स्पेलिंग है निब्बल, ये सबसे पहले आएगी, इसके बाद बिट्स आएगी, है ना, इसके बाद बाइट आएगी, इसके बाद आप चलते चलो, ठीक है। तो एक निब्बल जो होता है आपका, एक निब्बल होता है 4 बिट्स के बराबर, ठीक है। एक निब्बल जो होता है 4 बिट्स के बराबर, ठीक है। एक निब्बल जो होता है आपके 4 बिट्स के बराबर, मतलब 4 बिट्स में एक निब्बल होता है, याद ध्यान रखेंगे। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई यहाँ पे, बिट्स, ठीक है। और एक निब्बल जो होता है 4 बिट्स के बराबर होता है, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक निब्बल जो होता है आपके 4 बिट्स के बराबर होता है। छोटी यूनिट सबसे कौन सी छोटी होगी, बिट्स।
इसके बाद में आपकी आती है निब्बल और इसके बाद में बाइट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक निब्बल बराबर 4 बिट्स, एक बाइट बराबर 8 बिट्स, एक केबी बराबर 1024 बाइट्स, एक एमबी बराबर 1024 केबी और एक गीगाबाइट बराबर 1024 एमबी, एक टेराबाइट बराबर आपका 2024 नहीं, यहाँ पे 1024 जीबी, ठीक है। एक पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी, एक एक्साबाइट बराबर आपका 1024 पेटाबाइट और एक जीटाबाइट बराबर आपका 1000 ईटाबाइट एक्साबाइट और एक योटा बराबर आपका 1024 जेटाबाइट, एक ब्रोंटोबाइट बराबर 1024 योटाबाइट और एक जीबी जियोबाइट, ये ब्रोंटोबाइट 1024 ब्रोंटोबाइट हो गया। तो मैं अगर इसको जमाऊँ ना, तो इसको जमाऊंगा तो किस तरह का सीक्वेंस बनेगा कि निब्बल, ठीक है, निब्बल सबसे पहले आएगा, इसके बाद में आपका बाइट, ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका केबी, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला वैसे ये है, बट इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, यूँ चलते जाना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो बिट्स, फिर आपका निब्बल, ठीक है, इसके बाद में आपका बाइट, फिर इसके बाद आपका केबी, इसके बाद एमबी, फिर इसके बाद जीबी, इसके बाद टीबी, इसके बाद पीबी, इसके बाद एक्सबी, इसके बाद जेडबी, इसके बाद वाईबी, इसके बाद ब्रोंटोबाइट बीबी और इसके बाद जीबी जियोबाइट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप अपने टेबल के सामने चस्पा कर लीजिए, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इतना कन्फ्यूजिंग करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वन पेजर आपके लिए एकदम जो है रामबाण साबित हो सकता है। इसमें ये आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब आप जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे अपन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो वर्ड्स होते हैं ना, शब्द है ना, शब्द जो होते हैं वर्ड्स, जैसे ABC जो भी शब्द होते हैं आपके, उनको प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो वर्ड प्रोसेसर होता है। इसका पर्पस क्या होता है, क्रिएट ए बिजनेस एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, लेटर लिखने के लिए, रिपोर्ट्स लिखने के लिए, मेमोज बनाने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते हो, पेजेस ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, एक लिबर ऑफिस राइटर, लिबर ऑफिस राइटर ये भी आपका जो है एक वर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के नाम पे अपने को MS एक्सेल ही याद आता है कि MS एक्सेल ही जो है इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है, बट नहीं, ये किस लिए काम आता है, वर्कशीट के लिए, दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन इन फाइनेंशियल एंड स्टेटिस्टिकल डाटास, है ना, नंबरिंग के जो भी काम होते हैं वो सारा का सारा इसमें आता है। तो MS एक्सेल तो है ही इसमें, ठीक है। इसके बाद नंबर्स भी है, एक लिब्रा ऑफिस कैल्क, लिब्रा ऑफिस कैल्क ये भी आपका इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपने कुछ फोटो वोटो ऐड करके, कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करके, कुछ ऑडियो वीडियो जितने भी एनिमेशन ऐड करके आपने कुछ बनाया प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो इसमें ग्राफिकल स्लाइड्स होती है ना, आप जानते ही है प्रेजेंटेशन टाइप का होता है। तो MS पावर पॉइंट अपने को एक चीज़ पता है इसके बारे में, बट और भी होते हैं जैसे कि की नोट भी एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एक लिब्रा ऑफिस और इम्प्रेस ये भी आपका क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पर पब्लिश करने वाला सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो ये किस तरह का होता है, कंबाइंड टेक्स्ट ग्राफिक इनटू पेजेस लेआउट सच एज मैगजीन जो छाप मैगजीन जिसमें छापते हैं, पेजेस एंड ब्राउजर्स। तो इस तरह के जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब आप किसी भी कोचिंग में जाते हो तो आपको ब्राउजर मिलता है उस कोचिंग के बारे में कि इस कोचिंग में क्या क्या मिलेगा आपको, है ना। या फिर आप देखोगे कि आप कहीं रंगीन मैगजीन देखते हो तो उस मैगजीन के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से, एक जनरल जो बुक होती है उससे अलग छपी होती है। तो उस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर होता है। वो कौन सा ऐप होता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। एक क्वार्क एक्सप्रेस भी होता है, एक एडोब इंडिजाइन भी होता है। एडोब इंडिजाइन भी आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि फॉर सेटिंग अप और स्ट्रक्चरिंग डेटाबेस, फॉर सेटिंग अप या तो डेटा को सेट करना है या डेटा की स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक ओरेकल का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा पर आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, बट ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए काम आता है। एक माई एसक्यूएल भी आपका एक तरह से क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद में आता है आपका ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। ये बेसिकली आपका फॉर मैनिपुलेटिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस, इमेजेस, फोटो, ऑडियोज, वीडियोस को मैनिपुलेट करने के काम आता है। तो इसमें आप पता ही है, आप जानते हो एडोब फोटोशॉप जो आपका फोटोज़ को बहुत ही क्लियरली आपको बताता है और मतलब बहुत ज़्यादा हाईली यू कह सकते हैं एफिशिएंसी वाली एप्लीकेशन है ये एडोब फोटोशॉप, जानते हो आप इसको।
विंडोज़ मीडिया प्लेयर ये भी आपका क्या है, एक ग्राफिक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है ना। एक वीएलसी मीडिया प्लेयर जो अपन बहुत बार यूज़ करते हैं बट अपने को नहीं पता कि ये क्या है, ये ग्राफिक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। एक फाइनल कट प्रो भी क्या है आपका, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बाद अपन इंटरनेट ब्राउजर्स की बात करेंगे। इंटरनेट ब्राउजर्स बहुत सारे हैं आजकल, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले चलता था, फायरफॉक्स, अभी सबके पास में इंटरनेट ब्राउजर होता है, क्रोम वाला, है ना। और ये बहुत सारे हैं। तो ये किस लिए काम आता है जनरली, यूज प्राइमरली फॉर डिस्प्लेइंग एंड एक्सेसिंग वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एज वेल एज अदर कंटेंट क्रिएटिंग यूजिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वाले जो भी लिंक वगैरह होते हैं वो इनमें खुलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनको इंटरनेट ब्राउजर बोलते हैं। तो इनमें होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और टोर ये भी है। इंडिया में नहीं चलता होगा या कुछ लोग यूज करते होंगे, बट टोर भी क्या है, एक तरह का आपका एक तरह से इंटरनेट ब्राउजर है। इसके अलावा आप सफारी बोल सकते हो, है ना, ओपेरा बोल सकते हो, इस तरह के बहुत सारे हैं। लिनक्स बोल सकते हो, इस तरह के बहुत सारे हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इंटरनेट ब्राउजर तो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप बात करें तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, एप्लीकेशन सूट्स, ठीक है। जैसे कि यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच एज डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, वर्कशीट, डेटाबेस, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, ये 3 जो है सॉफ्टवेयर इस तरह के प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं आपके। इसके बाद एक चीज़ जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किनको बोलते हैं, है ना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिजाइन्ड टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन ए कंप्यूटर। ये किस लिए होते हैं, कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए होते हैं, हेल्प करने के लिए होते हैं, एनालाइज करने के लिए होते हैं, कॉन्फ़िगर करने के लिए होते हैं, है ना। तो कंप्यूटर को हेल्प करने के लिए होते हैं, कंप्यूटर स्मूथली रन करता रहे, कंप्यूटर की यूटिलिटी, उपयोगिता को बढ़ाए, कंप्यूटर का काम जो है आसान कर दे। तो इस तरह के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस हो गया या वर्चुअलाइजेशन हो गया, है ना, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर डिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो इसमें विंडोज़ डिफेंडर नाम का एप्लीकेशन है, ई सेट एंटीवायरस है, वीएम से वेयर सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल सर्वर है। इस तरह के जो है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे। तो इस तरह आपके जो है ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे के सारे इसमें कंप्लीट होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अपन इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं ये इतना नहीं कह रहा हूँ कि केवल लास्ट एग्जाम्पल यही है कि इनमें, और इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप इनको सर्च करके आप अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हो। एंड नाउ इसके बाद अपन देखते हैं, थोड़ा ईमेल के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे ईमेल के बारे में जो थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई उसको जानेंगे। रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज करी। रे टॉमलिंसन, आप ध्यान रखेंगे, रे टॉमलिंसन, ठीक है। रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज की। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। मेल का मतलब होता है मैसेज, है ना, और उसको इलेक्ट्रॉनिक भेजना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजना ईमेल हो गया, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कॉपी, इसमें कॉपी, ठीक है। और इसके बाद 2 चीज़ें होती है, IMAP और IMIME। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ये ईमेल से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। तो इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। एक MIME होता है, इसका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका एक चीज़ ये होती है, ठीक है। वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करता है, मेमोरी, यूज़र, प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट। तो मेमोरी में कौन होता है, एलोकेशन एंड डीएलोकेशन का काम होता है। यूज़र क्या करता है, एडमिन या कर गेस्ट कुछ भी हो सकता है। यूज़र या तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेन मुख्य जो कंप्यूटर का ओनर हो वो हो सकता है, या फिर कोई दूसरे को काम करवाना तो उसको एज ए गेस्ट आप उसमें से काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये काम होता है, एक प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। नाउ एक टर्म्स में आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर में स्लीप का ऑप्शन होता है। स्लीप का ऑप्शन क्यों होता है, बेसिकली ताकि पावर सेविंग मोड पे जाने के लिए स्लीप का ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। एक हाइबरनेट का ऑप्शन भी होता है। अपन हाइबरनेट देखते थे बट इसको जानते नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हाइबरनेट का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कंपोनेंट को आइडल रखने के लिए हाइबरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, कि कंप्यूटर भी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे और इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, तो हाइबरनेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ठीक है। एक MS डॉक का मतलब क्या था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। MS डॉक का मतलब क्या होता है, DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक वेब ब्राउजर की बात करेंगे अपन, तो वेब ब्राउजर किस तरह के होते हैं, वेब ब्राउजर टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं जिसमें केवल टेक्स्ट का काम हो। दूसरा ग्राफिकल बेस्ड भी आपके वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे कि पहला टेक्स्ट बेस्ड जो आपका जो वेब ब्राउजर था वो लिनक्स था। लिनक्स आया था आपका 1992 में। फर्स्ट जो आपका वेब ब्राउजर था टेक्स्ट बेस्ड वो लिनक्स था। और ग्राफिक बेस्ड जिसमें फोटो वगैरह सब होते हैं, है ना, वो था आपका 1993 में आया था। ये 1993 में आया था। इसका फर्स्ट जो ग्राफिक बेस्ड था वो मोजेक था, ठीक है। फर्स्ट आपका जो WW वर्ल्ड वाइड वेब जो वेबसाइट बनाई थी उस तरह का जो था उनका, उसका आविष्कार 1990 में टीम बर्न्स ली ने किया था। टीम बर्न्स ली ने किया था, है ना, टीम बर्न्स ली ने।
क्रोम जो आज चलाते हो उसका आविष्कार 2008 में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। क्रोम का इसका आविष्कार कब हुआ था? 2008 में। इंटरनेट के बारे में बात करेंगे तो इंटरनेट इसको क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट का मतलब क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये ध्यान रखेंगे। पहली बार अक्टूबर 1969 में अर्पानेट से इसको शुरू किया गया था। अर्पानेट से इसको शुरू किया गया था। इसके बाद ये किसने शुरू किया था? दर्पा ने, DARP। इसका मतलब था द डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। देखो इंटरनेट की शुरुआत जब हुई थी ना, तो ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं हुई थी, इसका केवल इस्तेमाल किया गया था आर्मी के लिए या फिर मुख्यतः तो आर्मी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। फिर उसके बाद 1991 के ऑनवर्ड तो ये ऑलमोस्ट सबके पास होने लगा। 1999 से तो ये ऑलमोस्ट सभी तक पहुंच गया। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा स्टोरेज के बारे में वापस जानेंगे अपन। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये आपको दिख रहा है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी में आपको तीन चीज़ें बताई थी, रैम होती है, रोम होती है और कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको तीन बताई थी। तो रैम आपकी क्या होती है? वोलेटाइल होती है, ये वोलेटाइल होती है। और रोम क्या होती है? रोम होती है रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपकी रैम होती है। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि ये कुछ नहीं होने वाला है इसके साथ, जो है वो वैसी ही रहेगी। तो रोम इसको रीड किया जा सकता है, इसको एडिट नहीं कर सकते आप। रोम आपकी तीन टाइप की होती है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, ये आपकी होती है रोम। इसके बाद रैम जो होती है आपकी डायनेमिक होती है, मतलब इसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। इसमें आप कुछ एडिशन कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो। इसमें एसडी रैम, स्टैटिक और एनवी रैम, इसी चार टाइप की होती है। डायनेमिक, एसडी रैम, स्टैटिक और एनवी रैम, इस तरह की होती है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी तीन टाइप की होती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। मैग्नेटिक जो जिसमें चुंबक क्षेत्र का प्रयोग किया गया हो, ऑप्टिकल जिसमें आपकी वायरिंग का और जो ऑप्टिक जो वायर होता है बेसिकली आपके केबल वाला, उस वो होता है। इसमें इसका प्रकाश तंतु जैसा इस तरह का होता है, थोड़ी फिजिक्स की कॉम्प्लेक्स टर्म्स इसमें यूज होती है। और इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, जो लाइट से कनेक्टेड हो या लाइट से चलने वाला हो, जब उसमें प्लग इन करेंगे तभी वो चलेगा। तो मैग्नेटिक वाला जो होता है उसमें आपके कौन कौन से आते हैं? फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एक मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क और फ्लोपी डिस्क, ये आपके मैग्नेट वाले होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ऑप्टिकल में कौन कौन से होते हैं? सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये आपके कौन से होते हैं? ऑप्टिकल, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक में कौन से होते हैं? पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और फ्लैश मेमोरी, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और फ्लैश मेमोरी और पेन ड्राइव, ये इस तरह के होते हैं। ठीक है। नाउ इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें दो पेज बाकी है, सारे के सारे केवल स्टैटिक चीज़ें बची हुई है उसमें, और केवल फैक्चुअल चीज़ें बची हुई है ना, उनको फटाफट से अपन देखेंगे। आपकी जो शॉर्टकट कीज़ होती है, शॉर्टकट कीज़ बची है एक आपका जो भी स्टैटिक लाइंस होती है वो बची हुई है, और एक शॉर्ट फॉर्म्स बची हुई। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा है बट अपन कुछ ही देखेंगे। ठीक है। तो इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई। सी लैंग्वेज की जो खोज की डेनिस रिची ने की। फर्स्ट लैंग्वेज जो यूज हुई थी, है ना, मशीनी भाषा जो थी, वो प्रोग्राम थी, वो मशीनी भाषा थी। फर्स्ट लैंग्वेज यूज टू मेक प्रोग्राम, वो मशीनी भाषा थी आपकी। ए सेट ऑफ ऑर्डर उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको प्रोग्राम बोलते हैं, और ए सेट ऑफ प्रोग्राम उसको आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम और प्रोग्राम से आपका सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। त्रुटि को करेक्शन करना उसको डीबगिंग बोलते हैं। तो जो भी त्रुटि होती है उसको अगर करेक्ट करना है तो उसको डीबगिंग बोला जाता है। ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको क्लियर दिख सके। ठीक है। नाउ इसके बाद पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल का 4004 था, है ना, इंटेल का 4004। असेंबली भाषा में प्रोग्राम उसको बोलते हैं अपन निमोनिक्स के रूप में बोलते हैं। निमोनिक्स के रूप में असेंबली भाषा का प्रोग्राम होता है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग होती है आपकी मेन स्विच को ऑफ कर देना। कोल्ड बूटिंग होती है आपकी मेन स्विच को ऑफ कर देना। वार्म बूटिंग क्या होती है? आप रीस्टार्ट जब करते हो कंट्रोल डिलीट दबा के, तो उसको वार्म बूटिंग भी बोलते हैं। रीस्टार्ट करना एक तरह का क्या होता है? वार्म बूटिंग होता है। एक मेन स्विच ऑफ कर देना, बिल्कुल कंप्यूटर को ऑफ कर देना मेन स्विच दबा के, उसके बाद वापस ऑन करना, उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। वार्म बूटिंग बोलते हैं अपन रीस्टार्ट करने वाला बटन जो दबाते हैं उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है। अनसोलिसिटेटेड जो ईमेल होते हैं आपके, उसको स्पैम या जंक बोलते हैं अपन। एक टोपोग्राफी जिसमें सारे कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं, जिस तरह का इस तरह का स्टार बना होता है। ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, इस तरह, इसको बोलते हैं आप स्टार बोलते हैं। डायल अप इंटरनेट एक्सेस क्या होता है? टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट का यूज करना ही क्या होता है? एक तरह का डायल अप एक्सेस होता है। तो पहले
आता था, आज भी कभी कहीं कहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस जो होता है आपका टेलीफोन लाइन के द्वारा जो इंटरनेट का इस्तेमाल होता था वो होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अमंग कंप्यूटर्स, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन को शेयर करना एक दूसरे कंप्यूटर के ग्रुप के बीच में या कंप्यूटर के चेन के बीच में, उसको आप बोलते हो प्रोटोकॉल। ठीक है। कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, एक तरीके का प्रोग्राम है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन से आपका सॉफ्टवेयर से आपका प्रोग्राम बनता है। ठीक है। प्रोग्राम से आपका सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। नाउ टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन जो होती है उसे अपन होम की से, है ना, होम की बोलते हैं। और टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन में जाने के लिए अपन होम की दबाते हैं। इस तरह के आपके होम कीज बनी होती है, जो नम लॉक होता है ना कीबोर्ड में, आपने देखा होगा, तो होम कीज होती है ना, होम कीज। तो होम कीज टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन में जाने के लिए अपन होम कीज दबाते हैं। डॉक्यूमेंट की प्रारंभिक लाइन में जाने के लिए आपकी जो है कंट्रोल प्लस होम दबाना पड़ता है। ठीक है। नाउ इसको फिर इसके बाद अपना चलते हैं बायोग्राफी टाइप। बायोग्राफी टाइप करनी हो किसी की, किसी इंसान की बायोग्राफी आती है। ठीक है। बायोग्राफी, तो बायोग्राफी टाइप करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि वर्ड्स का काम होता है बायोग्राफी में। आपको कौन से फोटो एड करने, कुछ भी एड नहीं करना, तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं बायोग्राफी टाइप करने के लिए। MS एक्सेल में एक चीज़ आती है कि MS एक्सेल में रोज कितनी होती है, और रोज होती है आपकी 16,384, 16,384, 16,384। ठीक है। 16,384 कॉलम जो होते हैं आपके, कॉलम कितने होते हैं? कॉलम, ये खड़ी लाइन्स जो होती है वो होती है आपकी, सॉरी, जो भी कॉलम होते हैं आपके वो होते हैं आपके 10,48,576, 10,48,576। ठीक है। कॉलम जो इस तरह होते हैं। ठीक है। नाउ फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है आपके बराबर के चिन्ह से होता है, बराबर के चिन्ह से फॉर्मूला स्टार्ट होता है इसके अंदर। ठीक है। MS डॉक, MS डॉक, ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये क्या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डॉस मैंने आपको पहले ही फुल फॉर्म बताई है इसकी। MS डॉक जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। GUI का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI होता है। टूल दैट करेक्ट डिस्क एरर, उसको स्कैन डिस्क बोलते हैं। ऐसा टूल जो डिस्क के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको जो है ठीक करता है, उसको बोलते हैं स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क नाम का ऑप्शन होता है। यूनिक्स एक C लैंग्वेज है, मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम आती है। HTML का जो फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये नोट पैड में यूज होती है आपकी। नोट पैड में जो लैंग्वेज यूज होती है HTML की लैंग्वेज यूज होती है। या फिर आपका कोई प्रोग्राम जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर क्या कहते हैं, कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हो ना, वो भी HTML जो टाइपिंग होती है वो आपकी नोट पैड के अंदर ही होती है ना। इसके बाद में मूव करें अपन, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन थी, सॉरी फोर्थ जनरेशन थी, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आया था। थर्ड जनरेशन थी उसमें आपका IC आया था। सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया था। और फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपका कैथोड रे ट्यूब था, वो था ना ट्यूब जैसा वो। ठीक है। नाउ पंच कार्ड की जो खोज की थी हरमन होलरिथ ने की थी। पंच कार्ड की खोज हरमन होलरिथ ने। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीनी भाषा में चेंज करता है ना। कंपाइलर जो होता है क्या काम करता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी? इंसानों के समझ में आने वाली भाषा, है ना, अपने जो समझ आती है वो भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। और मशीनों की जो भाषा है वो लो लेवल लैंग्वेज है। मैंने आपको लैंग्वेज में बताया भी था इसको। बायोस क्या होता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच जो है बायोस कहलाती है। ठीक है। ठीक है। नाउ हार्डवेयर की जांच, इसके बाद गेटवे क्या होता है? गेटवे बेसिकली ग्रुप ऑफ हाइज एंड लोज टू कंट्रोल नेटवर्क्स। ठीक है। गेटवे बोलते हैं इसको। और हैंड शेकिंग क्या होता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर के हब को कंप्यूटर का हब से जोड़ना, कंप्यूटर का हब से जोड़ना। एक रिंग नेटवर्क क्या होता है? इस तरह के कंप्यूटर होते हैं, 5 कंप्यूटर लगे होते हैं इस तरह के रिंग शेप में होते हैं, उसको रिंग नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी। ठीक है। नाउ ये 1990 की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको शायद याद हो चुका होगा ये चीज़ तो, है ना। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो था यूनिवेक था, ये बहुत बार पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस का PYQ भी है। यूनिवेक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक। सैनिक प्रशिक्षण के लिए सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सैनिक प्रशिक्षण के लिए सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट जो स्टोर्ड प्रोग्राम था वो EDSAC। फर्स्ट जो स्टोर्ड प्रोग्राम था वो EDSAC था। ठीक है। टेलीग्राम रसिया का है। टेलीग्राम जो आप यूज़ करते हो वो रूस का है, अमेरिका का नहीं है। निकोलाई और पावेल ड्यूरोव इसके जो है ओनर है। कौन है? पावेल ड्यूरोव। ठीक है। गूगल किसने बनाया? लेरी पेज। ठीक है। फर्स्ट जो प्रोग्रामर ऑफ वर्ड था वो एडा अगोस्टा थी। फर्स्ट जो प्रोग्रामर थी कौन थी? एडा अगोस्टा, एक लेडी थी ये, है ना। फर्स्ट प्रोग्रामर थी ये। डिफरेंस इंजन
जो बनाया आपके चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, और एनालिटिकल इंजन भी आपके चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1833 में। तो पहला डिफरेंस क्रिएट किया, फिर एनालिसिस किया, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन यूँ रख लो इसको याद कि डिफरेंस क्रिएट किया, उसके बाद एनालिसिस किया, इस तरह याद रह जाएंगे आपको कि डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, और 10 साल बाद एनालिसिस किया उस चीज़ का, तो एनालिटिकल इंजन बना 1833 में, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो था बेसिकली इंडिया में था, वो सी ब्रेन नाम का वायरस था, सी ब्रेन फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था। फर्स्ट इंटरनेट पर भारतीय पत्रिका कौन सी आई थी? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे का नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस मैगजीन है ये, और ये सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक एडिशन जो पीडीएफ वगैरह जो आती है इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, पहले यही मैगजीन थी। नाउ कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर का सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर आने वाला है अब, है ना। तो 2 दिसंबर आप ये समझ लो कि 2 दिसंबर जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना। इंटरनेट इन इंडिया कब आया था? इंटरनेट इंडिया में 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। आज़ादी के दिवस के दिन आया था बेसिकली भारत में, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, कुछ शॉर्टकट कीज देखेंगे जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्जाम से पूछी जाती है। ये शॉर्टकट कीज जो है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट MS जो ऑफिस होता है पूरा MS ऑफिस में जनरली ये वाली पूरी होती है, और वर्ड्स की MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये वाली है, एक्सेल वाली ये है, पावर पॉइंट वाली ये है। तो आपको सेपरेटली ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये तो सब में कॉमन ही है, ठीक है, ये वाली, और ये है सेपरेट, ठीक है। तो अपने को इस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, इनको सेपरेटली अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एक एक पे फटाफट से चर्चा करेंगे, जो कॉमन है उनको फटाफट पढ़ते हैं। तो कंट्रोल लाइन आप जानते हो, कंट्रोल लाइन मतलब न्यू डॉक्यूमेंट होता है, ये तीनों में सेम होता है। कंट्रोल O ओपन करना, S सेव करना, P प्रिंट करना, C कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। देखो टेक्स्ट भी है इसमें कॉपी का और ऑब्जेक्ट भी है। कंट्रोल X कट करना, जानते हैं सब लोग, कंट्रोल X कट करने के लिए कट सिलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंट्रोल V का पेस्ट कॉपीड और कट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंट्रोल Z का मतलब अंडू करना होता है, मतलब जो चीज़ आपने की है उसको अगर वापस आपको अंडू करना है ना, तो वो अंडू के लिए होता है। रीटू वाई का मतलब रीडू होता है कि जो चीज़ जैसे कि ये मिटाया मैंने, इसको वापस लेके आना है, तो वाई कंट्रोल वाई दबाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कंट्रोल A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल कंटेंट। A का मतलब ऑल होता है, कंटेंट मतलब ठीक है, कंट्रोल A, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करें तो देखो कंट्रोल A का मतलब सारे कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए, चाहे वो इमेज हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे टेक्स्ट हो ना, सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ कंट्रोल F फाइंड से आ रहा है, पता लग रहा है। H एंड रिप्लेस होता है, कंट्रोल H का मतलब रिप्लेस करना होता है। जैसे कि मैं सपोज करो इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल H दबा दूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकता हूँ किसी चीज़ से, ठीक है। तो कंट्रोल H का मतलब था रिप्लेस। B मतलब बोल्ड टेक्स्ट साइज, ठीक है। I मतलब इटैलिक टेक्स्ट साइज, U मतलब अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें होती है। कंट्रोल E मतलब सेंटर लाइन टेस्ट, कंट्रोल प्लस E सेंटर लाइन टेस्ट। L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट, और कंट्रोल T मतलब क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। कंट्रोल प्लस T का मतलब क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L का मतलब होता है अप्लाई बुलेट लिस्ट। L से लिस्ट याद रख लो आप, है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, इसका मतलब हो जाएगा बुलेट लिस्ट, ठीक है। कंट्रोल K का मतलब इंसर्ट हाइपरलिंक, ये बहुत बार पूछते हैं, कन्फ्यूज भी बहुत ज़्यादा करता है ये, कभी कभी एस लगा देते हैं अपन ऐप बेटा, इसका मतलब तो क्या होता है, रिप्लेस करना होता है, ये नहीं होता है। हाइपरलिंक इंसर्ट करना होता है, तो हाइपरलिंक लिंक का के उठाओ और यहाँ डाल दो इसको, हाइपरलिंक का के उठाओ और यहाँ डालो, कंट्रोल के हाइपरलिंक का सिंबल हो जाएगा, या फिर इसकी शॉर्ट की हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल W क्लोज डॉक्यूमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लास्ट की 2 वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहती, ये भूल जाते हैं अपन, है ना, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए होती है, कंट्रोल W क्लोज करने के लिए होती है, ठीक है, क्लोज करने के लिए होती है। नाउ इसके बाद में कुछ जैसे कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्पेशल कीज होती है कुछ, जैसे कि आप शिफ्ट प्लस N दबाओगे तो नॉर्मल स्टाइल हो जाएगी, है ना, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन दबाओगे तो इंक्रीज फॉन्ट साइज हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डिक्रीज का सिंबल दबाओगे तो डिक्रीज फॉन्ट साइज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज समझ लो आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में 3 आ रही है। कंट्रोल Alt प्लस M दबाओगे तो इंसर्ट कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ C दबाओगे तो कॉपी फॉर्मेटिंग हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ V दबाओगे तो पेस्ट फॉर्मेटिंग हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे तो इंसर्ट पेज ब्रेक लग जाएगा वहीं से, ठीक है, दूसरे पेज पे आप चले जाओगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L के साथ दबाओगे बुलेट लिस्ट आ जाएगा, देखो L वही लिस्ट आ गई है ना, V पेस्ट C कॉपी, ठीक है, और N नॉर्मल स्टाइल टेस्ट, और Alt प्लस शिफ्ट के साथ D दबाओगे तो आप इंसर्ट करंट डेट, हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
एल्ट के साथ शिफ्ट प्लस डी दबाओगे तो डेट, और एल्ट प्लस शिफ्ट के साथ में आप टी दबाओगे तो टाइम आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसके बाद एक्सेल में कुछ कीज है, जैसे कि कंट्रोल प्लस इसके साथ आप एरो दबाते हो तो मूव टू द एज ऑफ डेटा रीजन, है ना। कंट्रोल प्लस एरो की के साथ तो ये हो गया मूव टू एज डेटा रीजन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाओगे तो सिलेक्ट डाटा टू द एज ऑफ डेटा रीजन, ठीक है। ये इतना कॉम्प्लेक्स कोई नहीं पूछेगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओगे तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओगे तो सिलेक्ट एंटायर रो, है ना। कंट्रोल के साथ अगर स्पेस दबाया आपने तो आपका कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा पूरा कॉलम, इस तरह का जो कॉलम होता है ना पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओगे तो इस तरह का जो पूरी रो होती है आपकी लाइन, वो लाइन पूरी आपकी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ एक दबाओगे तो आपका ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग, और कंट्रोल के साथ टी दबाओगे तो टेबल आएगी यहाँ पे, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एल दबाओगे तो टॉगल फिल्टर आ जाएगा। कंट्रोल एफ के साथ फाइंड या फाइंड F2 एडिट द एक्टिव सेल। कंट्रोल प्लस सेमी कोलन दबाओगे तो इंसर्ट करंट डेट। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आप अगर ये लगाओगे सिंबल, ये वाला सिंबल डबल डॉट वाला, तो आप इसमें टाइम को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज कर सकता है तो इनमें कर सकता है, क्योंकि डेट वाली और टाइम वाली तो जनरली पहुंच भी जाती है और आप याद भी होनी चाहिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको कंट्रोल एम न्यू स्लाइड के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रोल एम CTRL के फुल में कंट्रोल, है ना। कंट्रोल एम के साथ आपको न्यू स्लाइड मिलेगी यहाँ पे, है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी डुप्लीकेट सेलेक्ट स्लाइड। F5 के साथ प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, ये तो सबको पता ही है, प्रेजेंटेशन सबने स्टार्ट करना अच्छा लगता है, बना के बने नहीं बने पर अपन स्लाइड स्टार्ट जरूर कर लेते हैं बीच में थोड़ा बनने के बाद। तो F5 स्टार्ट प्रेजेंटेशन, वो वाली चीज़ है, ठीक है। नाउ शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड, स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड है शिफ्ट प्लस F5 के साथ में। कंट्रोल प्लस P पेन टूल आ जाएगा इसमें ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, है ना। और कंट्रोल प्लस A के साथ सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। कंट्रोल G के साथ ग्रुप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस G के साथ अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे जो शॉर्ट कीज़ है वो सारी खत्म होती है, शॉर्टकट कीज़, ठीक है। इसके बाद अपन शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी है, वो ज़्यादा पूछी जाती है, 2-4 मिनट में वो अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपना लेक्चर उसके बाद अपना जो ऑलमोस्ट लेक्चर जो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मूव करते हैं अपन जल्दी से। फटाफट से अपन देख लेंगे अर्पानेट की जो परिभाषा, नेट जो पहले आया था 1969 में, वो अर्पानेट के फॉर्म में आया था। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क दर पा दर लाया गया था ना, डिफेंस वाली एजेंसी थी। ASCII, इसका क्या फुल फॉर्म है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ट्रेलर नहीं है यहाँ, ध्यान रखना आप, टेलर मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बाद बिनेक, BINAC, इसका बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपने अभी देखा था, अपन लास्ट इसके बारे में चर्चा भी की थी अपन ने, बायोस, ठीक है, कि सब कुछ आइडल फॉर्म में है कि नहीं कंप्यूटर में, इसलिए चेक किया जाता है बायोस ऑप्शन, ठीक है। बिट क्या है, बाइनरी डिजिट। बिट क्या है, बिट का फुल फॉर्म ध्यान रखना, बिट ये शुरू का बी उठाया, लास्ट का IT उठाया, तो बाइनरी डिजिट ही इसका फुल फॉर्म है। BPS का क्या है, बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। CIFS क्या है, कमांड इंटरनेट फाइल सिस्टम, कमांड इंटरनेट फाइल सिस्टम, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे अपन, फटाफट से देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखी हुई, इसमें फालतू की कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और CHC क्या, कंप्यूटर मेंटेनेंस कोऑपरेशन। CMOS क्या है, कम्प्लीमेंट्री बिट्स आउटसाइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। कोबोल क्या है, कोबोल तो बहुत बार पूछी जाती है, कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DVD क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क, और CD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। EEPROM की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ENIC का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। EXE का क्या है, एग्जीक्यूटेबल। EXE एक्सटेंशन अपने को बहुत बार देखने को मिलता है ना, EXE उसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। GIGO का फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, इन और आउट वाली चीज़ है, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GPRS क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPS का फुल फॉर्म पूछते हैं बहुत बार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल
पोजिशनिंग सिस्टम इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HCI क्या है? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, सॉरी, है ना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। HTTP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मैंने आपको पहले भी अपनी चर्चा में आ चुका है। IBM का क्या है? इंटरनेट बिजनेस मशीन, इंटरनेट बिजनेस मशीन। IIS का मतलब है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, जो आपका UPSC का एग्जाम होता है उसमें लास्ट सर्विसेज में ये भी एक होती है ना, अलाइड सर्विसेज में। तो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, वो सॉरी नहीं, वो मैं गलत बोल गया, वो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस होती है, ये अलग चीज़ है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। एक आपका मोबाइल में आता है IMEI कोड, ये कोड आपको बहुत जरूरी होता है। आपका फ़ोन जब आप खरीदो नया फ़ोन, तो IMEI कोड को आपको रख लेना चाहिए, तो क्या आपका फ़ोन कभी भी लॉस्ट कर जाए ना, तो पुलिस को आपका फ़ोन ढूंढने में IMEI नंबर ही हेल्प करता है। तो IMEI नंबर जो उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये समझ लो, इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। ISDN क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। ISO का मार्क का भी आता है, और मार्क लगा रहता है बहुत जरूरी, जो अप्रूव्ड ब्रांड होते हैं ना ISO, जिनकी क्वालिटी गारंटीड होती है, ऐसा कुछ, तो उन पे ISO का ब्रांडिंग लगी होती है। ISI की भी होती है, ISO भी होती है एक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। JPG फॉर्मेट में आपके फोटो अपलोड होते हैं जब आप फॉर्म भरते हो, तो वो JPG फिल्म में क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एक आती है आपकी MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MICR की मैंने बता दिया आपको, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, या रीडर भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन भी बोलते हैं ना। MIME, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मीमो का फुल फॉर्म मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। MIPS का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जिसमें कंप्यूटर CPU की गति मापी जाती है, CPU की, है ना। MPG का फुल फॉर्म क्या है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये पीछे जो आपकी जो इमेजेस की फॉर्मेट होता है ना, EG लगा होता है, ये एक्सपर्ट ग्रुप का है, भी लगा होता है MPG फॉर्मेट जो होता है। OCR क्या होता है? OCR होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR जो आपकी OMR शीट होती है, बहुत सारे जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर काम आती है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR होता है। OTG क्या होती है? जो आपकी केबल मोबाइल में लगाते हो आप एक दूसरे डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तो OTG, ऑन द गो। OTG फुल फॉर्म होता है ऑन द गो, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। PCI, पेरिफेरल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। एक PDA होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ठीक है। एक आपका फुल फॉर्म होता है PPI, पिक्सल पर इंच। PSU, पावर सप्लाई यूनिट, PSU जो होती है ना, पावर सप्लाई यूनिट, PSU बोलते हैं उसको। QDOS, क्विक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक RD होती है, रिमूव डायरेक्टरी। RD की फुल फॉर्म क्या होती है? रिमूव डायरेक्टरी। एक मैंने आपको RGB बताया था कुछ टाइम पहले, सॉफ्ट कॉपी में जो आपको कलर कॉम्बिनेशन जो देखने को मिलते हैं, वो रेड ग्रीन ब्लू, ये वाला RGB, आप ध्यान रखेंगे इसका, है ना। इससे ऑलमोस्ट 16.7 मिलियन कलर जो है जनरेट कर लेता है कंप्यूटर अपने आप में। SD रोम जो होती है, सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, SD रैम, ठीक है। ये वोलेटाइल होती है, ये इसको चेंज कर सकते हो आप, है ना। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। UAC क्या होती है? यूजर अकाउंट कंट्रोल। ULSIC की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जो 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल होता रहा है, ठीक है। UPS का क्या फुल फॉर्म होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UPS, ये तो पहले भी आ चुका है ना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसके बाद कुछ ऐसी फॉर्म्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, URL और URN, ये ऑलमोस्ट एक जैसी है, जिनमें UR का मतलब तो यूनिवर्सल होता है, URI का मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है, L का मतलब लोकेशन होता है, URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL जो बोलते हैं अपन, और N का मतलब होता है नंबर, है ना, इस तरह। USB क्या होता है? यूनिवर्सल सर्विस बस होता है। USB जो आपकी होती है केबल वगैरह, यूनिवर्सल सर्विस बस, सीरियल बस होती है, सर्विस नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। एक ये भी चीज़ होती है, WYSI, वोट यू सी इज वोट यू गेट, ये बेसिकली आई थिंक एक तरह का वायरस था एक तरह में ये। जियो का फुल फॉर्म क्या है? जो आपकी जियो कंपनी है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज या ऐसा कुछ, ठीक है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। गूगल का फुल फॉर्म क्या है? गूगल का फुल फॉर्म बेसिक है बट याद होना चाहिए, ऐसा पूछते तो नहीं है बट फिर भी याद होना चाहिए। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। विंडोज़ की फुल फॉर्म क्या है? वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव वर्क सॉल्यूशन, वाइड इंटर
इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। सो ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है। जो भी मोटा मोटा जो एरिया पूछा जाता है बार बार से, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, जितने भी आपके स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सारी की सारी दे दी। कोई सा भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर स्टैटिक है ना, वो चेंज नहीं होने वाला है। और मैंने इसमें वही सारी चीज़ें पढ़ाई है जो आपकी स्टैटिक में काम आती है बार बार से। इस वीडियो के 1 घंटे के वीडियोस में मैंने कितने रीटेक लिए मुझे पता है, और बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये एफर्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, और आपको लग रहा है कि जो 5-5 6-6 घंटे के मैराथन ले लेके जो है कमेंट पढ़ते पढ़ते बच्चों का टाइम खाते हैं, उनसे ज़्यादा बेटर मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। उतना तो मैं कवर नहीं कर पाया, बट मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट आपकी जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, वो मैंने आपको इसमें देने का प्रयास किया है। आई होप यू ऑल द बेस्ट। आप इस लेक्चर को देख के जाओ, ईश्वर की कृपा से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए। देखो, कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लॉन्ग टाइम के साथ डेवलप होती है, बट जो स्टैटिक होता है ना, वो आपको बार बार रिवाइज ही करना पड़ता है। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आती। आपको रिवीजन कोई करवा दे एक बार आपको बिठा के कि हाँ यार ये चीज़ है, एक बार इसका रिवीजन अगर मैं कर लूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएँ। अगर आप में इतना पेशेंस होगा तो आपने शायद इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। इसका मतलब आप आपकी लाइफ से कुछ चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, इसलिए आप में इतना पेशेंस है कि आप इसको इतना टिक के देखे हो। ठीक है, और आई होप यू ऑल द बेस्ट कि आप जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हो ना इस वीडियो को, आपको उसमें सफलता मिल जाए। बेसिकली ये है तो दिल्ली पुलिस के लिए मैं इसको टारगेट करके बना रहा हूँ, बट आई थिंक एक ऐसा वीडियो ज़रूरी होना था मेरी तरफ से, लाना ज़रूरी था कि जब भी कोई एग्ज़ाम आए तो ये वीडियो किसी को रेफ़र किया जा सके। वो इस वीडियो को देख के कंप्यूटर का जिसको डर है, जो उसको प्रॉब्लम है कि मैं कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, मेरे को कंप्यूटर आता नहीं है, तो वो इसको देख करके थोड़ा रिलीफ फील कर सके। तो कंप्यूटर का ओनली एंड ओनली वन वीडियो है ये। एक वीडियो पहले भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, जो बेसिकली उसके PYQs थे, उनसे रिलेटेड है वो। कंप्यूटर में जो जिस तरह के PYQ पूछते हैं, वो भी आप देख सकते हो चाहो तो, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ और जो माई MS ऑफिस के जो बाकी अदरवाइज जो शॉर्टकट कीज़ और बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, तो वो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना के बताए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर के हैं, जैसे कि CSIR वगैरह करके, तो वो भी मैंने इसको उसमें डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। और कुछ चीज़ें इसमें छूटी हों तो आप मेरे को डेफिनेटली बताइएगा कि ये चीज़ें इसमें बीच में बाकी है, तो मैं भी उनको एक दूसरा वीडियो लाके कंपाइल करके ऐसा ही एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करूँगा, जो विदिन 1 आवर के अंदर होगा। और ताकि बाकी आने वाले टाइम पे भी आपकी जो सारी चीज़ें हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो बार बार इधरवाइज आधे घंटे के 1 घंटे के अदरवाइज वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं पड़े। 1-2 वीडियोज़ में आपका काम हो जाए। कुछ चीज़ें छोटी हों तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा नीचे कमेंट में। फिर इन दोनों वीडियोस का वापस मैं कंपैरिजन डाल दूंगा, ताकि एक ही वीडियोस दिखे चैनल पे, ताकि कंप्यूटर से बाहर रिलेटेड जो भी चीज़ें हों वो सारी की सारी आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है, सो आई होप यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड मैं खुद दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हूँ। दिक्कत सबसे अच्छी बात यह है, तो मुझे पता है कि सबसे बड़े स्ट्रगल क्या होता है ना। कंप्यूटर बहुत बड़ा मतलब यूँ लगता है कि जिसने नहीं पढ़ा होता है, जिसने मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया, उसको तो लगता है कि क्या ही है, कंप्यूटर तो ईजी है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसमें कोई इतना बड़ी इश्यूज़ नहीं है। बट फिर भी एक स्टार्टिंग जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि यार कंप्यूटर को मतलब किस तरह पढ़ें, वो तो इतना सारा लंबा चौड़ा है। तो इतना कुछ नहीं है, देखो सिंपल चीज़ जो मैंने आपको बताया है, इतना ही कंप्यूटर है, ज़्यादा इससे कुछ बाहर आने वाला नहीं है। हाँ, MS ऑफिस से रिलेटेड चूँकि उसमें अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आती है, जब आप लंबा टाइम से पढ़ते हो या फिर आपने किसी का स्पेसिफिक कोर्स देख चुके हो, तो आपको वो चीज़ें वैसे याद हो जाती है एक बार में, आपको बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सो that's all from my side. I hope you all the best. Thank you so much for having such a patience and having me here, and wish you all the best. We'll meet in next video. Thank you so much. Jai Hind.